हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अगेन हमारे यूट्यूब चैनल विष्णु एजुकेशन हब पार्ट में स्वागत है। आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हम विद्युत चैप्टर के अंदर पहले 4 वीडियो लेक्चर आपको बता चुके हैं और आज हम शुरू करेंगे 5वां। इसी चैप्टर का 12वां पार्ट चल रहा है हमारा। 12वें चैप्टर का पार्ट नंबर 5, 5वां पार्ट आज हमारा रहेगा प्रतिरोधों का संयोजन या फिर प्रतिरोधों के निकायों का संयोजन। अर्थात हमें प्रतिरोध के बारे में पढ़ना है, लेकिन प्रतिरोध के क्या करना है, एक से ज्यादा प्रतिरोध को एक दूसरे के साथ जोड़ना है, इसका संयोजन किस प्रकार पढ़ना है वो हम देखेंगे। इससे पहले हमने विद्युत धारा, विद्युत विभवांतर और प्रतिरोध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और विद्युत परिपथ के अवयव वो भी हम पढ़ चुके हैं। आज हमारा मुख्य बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज वाला। तो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिरोधों का संयोजन। यहाँ से हर साल एक सवाल आता है, वो भी काफी बड़ा 6 नंबर का या 4 नंबर का। कैसे? यहाँ से सूत्र बनते हैं, 2 सूत्र बनेंगे जिसका हम पूरा डेरिवेशन करेंगे। यहाँ से सवाल आता है प्रतिरोधों के सरणी क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, या फिर यह आ जाएगा प्रतिरोधों के पार्श्व क्रम समांतर क्रमों को कहते हैं, या फिर ऐसे आ जाएगा प्रतिरोधों के पार्श्व क्रम के सूत्र को व्युत्पन्न कीजिए। ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल सवाल भी बन सकते हैं, जैसे तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा पूछ सकता है, या प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर कितना विभवांतर होगा। ये सब चीजें आज हमारे को डिस्कस करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों के निकायों का प्रतिरोध, निकाय का मतलब 2 या 2 से ज्यादा प्रतिरोध को आज हम पढ़ेंगे और इसका दूसरा नाम हम ये कह सकते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन का मतलब सिंपल है, नाम से संयोजन अभिक्रिया पढ़ते हो। संयोजन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा कोई भी चीज एक साथ मिलना। तो सेम ऐसे ही संयोजन का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा प्रतिरोध को एक साथ जोड़ना। वो 2 तरीके से जोड़ सकते हैं हम। एक तो उसी लाइन के अंदर, अगर एक प्रतिरोध के बाद क्रम में उसी लाइन के अंदर अगर एक दूसरे के बाद 1 2 3 ऐसे प्रतिरोध को R कहते हैं, पहले वाले को R1 R2 R3 ऐसे अगर एक लाइन के अंदर जोड़ा जाएगा तो उसको हम कहेंगे सरणी क्रम संयोजन। लेकिन अगर एक दूसरे के सामने अर्थात समांतर रेखाएं कौन सी होती है, एक दूसरे के सामने, तो अगर प्रतिरोधों को एक के सामने दूसरा फिर उसके सामने तीसरा इस प्रकार जोड़ा जाएगा तो इस प्रकार का जो संयोजन प्राप्त होगा उसका नाम हम कहेंगे समांतर क्रम संयोजन। आइए शुरू करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ये 2 प्रकार का होता है, सरणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम, या समांतर क्रम का दूसरा नाम होता है पार्श्व क्रम। ठीक है, पहला हम पढ़ेंगे सरणी क्रम संयोजन। सरणी क्रम संयोजन को समझने से पहले हमें पता होना चाहिए सरणी क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न करने में हमारी ये चीज बहुत हेल्प करेगी कि सरणी क्रम संयोजन का सूत्र हम व्युत्पन्न करेंगे तो उसके बारे में 2 चीज हमें याद रखनी पड़ेगी। एक तो ये है, सरणी का मतलब क्या है, सरणी मतलब एक लाइन सीरीज बनेगी, तो एक दूसरे प्रतिरोध को जब एक लाइन में लगाया जाएगा तो सरणी क्रम संयोजन होगा। और एक दूसरे के उसी लाइन में लगे हुए हैं तो उसके अंदर परिपथ के अंदर जो प्रतिरोध सरणी क्रम में लगे होंगे ना, उसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा सेम रहेगी। अर्थात सरणी क्रम के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा का मान एक समान होगा। ठीक है, देखो ये लिखा है सरणी क्रम संयोजन के अंदर विद्युत धारा I से हम दर्शाते हैं, तो विद्युत धारा I सेम रहेगी और प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा एक समान। समझ गए? इसका देखो एग्जांपल, सरणी का मतलब एक समान एक साथ एक के बाद एक लाइन के अंदर। तो ये मान लीजिए एक प्रतिरोध है पहले के लिए R1 मतलब पहला प्रतिरोध, इसके बाद इसी लाइन के अंदर मैं एक और प्रतिरोध जोड़ दूं। प्रतिरोध का आपको मैंने बताया होगा किस प्रकार दर्शाते हैं, इस प्रकार R2, और इसी लाइन के अंदर अगर मैं तीसरा जोड़ दूं ये R3 बन गया। इसका मतलब अगर एक के बाद एक उसी लाइन के अंदर प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा तो उससे प्राप्त होने वाले संयोजन का एक नाम दे देंगे क्या, सरणी क्रम। सरणी मतलब ये सरणी बन रही है और ये अगर हम किसी विद्युत बैटरी से जोड़ देंगे, बैटरी के जैसे सबको पता है ये एक बैटरी है, इसका विभवांतर मान देते हैं V। हम ये सरणी क्रम संयोजन का चित्र बना रहे हैं समझने के लिए। ठीक है, एक बैटरी जुड़ी हुई है V विभवांतर की और इसके पास में बैटरी है तो उसकी कुंजी भी होगी। ये कुंजी ऑन है क्योंकि बीच में डॉट लगा हुआ है। अब इस कुंजी को ऐसे करते हुए और यहाँ पर एमीटर लगा सकते हैं, अमीटर, जो कि क्या करेगा, विद्युत धारा को मापेगा।
ये प्रतिरोध है R1, R2 और R3 अगर एक लाइन में लगे हो तो इस प्रकार के संयोजन को सरणि क्रम संयोजन कहेंगे। और एक बैटरी है, उसका विभवांतर V मान लिया, और इस प्रतिरोध के अंदर बहने वाली धारा को मैं अगर I से दर्शाऊं तो इसके अंदर इस बैटरी से यहां से माना कि I धारा निकल रही है। ये बैटरी V विभवांतर उत्पन्न कर रही है, इसके कारण विभवांतर के कारण जो धारा इस प्रतिरोधों के अंदर बहेगी वो I है। अगर पहले प्रतिरोध के अंदर ये धारा I जाएगी तो ये नियम है सरणि क्रम संयोजन के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर बहने वाली विद्युत धारा एक समान होती है। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको आता है फिर आपको सूत्र डेरिवेशन करने में कुछ भी जोर नहीं आएगा। देखो मैंने क्या बोला, सरणि क्रम संयोजन के अंदर लगे प्रतिरोधों के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में विद्युत धारा सेम होगी। इसके अंदर अगर विद्युत धारा I है तो 2 नंबर प्रतिरोध यानी R2 में भी कितनी जाएगी I, क्योंकि ये तो जब प्रयोगों के द्वारा सत्यापित किया गया इस सूत्र को तो पता चला कि प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर धारा सेम रहेगी। तो इसमें I है तो बताओ R3 में कितनी होगी, इसमें भी I होगी, क्योंकि नियम है तीनों 3 हो या ज्यादा हो, अगर सरणि क्रम में कितने भी 100 भी लगे हो ना क्यों ना हो, अगर 100 प्रतिरोध है तो भी सरणि क्रम के अंदर उसमें धारा सेम बहेगी। जैसे I का मान कुछ भी हो सकता है, 2 एम्पीयर हो सकता है, 3 एम्पीयर हो सकता है, 4 एम्पीयर, लेकिन प्रत्येक के अंदर वही मान रहेगा। अगर बैटरी से यहां से 2 एम्पीयर की धारा मान लीजिए निकली है तो R1 के अंदर यानी पहले प्रतिरोध में भी 2 एम्पीयर जाएगी, फिर दूसरे में भी 2 एम्पीयर जाएगी, तीसरे में भी 2 एम्पीयर जाएगी, और अगर दूसरे में 3 जाएगी तो एम्पीयर ये अमीटर लगा हुआ है, ये भी कितना पड़ेगा 2 एम्पीयर। इसके अंदर कितना आएगा रीडिंग, इसका मतलब इसके अंदर 2 एम्पीयर आ जाएगा। अगर इस बैटरी से माना कि 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है तो पहले प्रतिरोध R1 के अंदर भी 2 एम्पीयर, दूसरे के अंदर भी 2 एम्पीयर, तीसरे के अंदर भी 2 एम्पीयर, और इस एमीटर के अंदर एमीटर भी इसी लाइन में लगा। देखो ये भी सरणि क्रम में संयोजित करते हैं हमेशा, तो एमीटर भी लाइन ये इस तरफ मोड़ दी लेकिन लाइन तो एक ही है, एमीटर भी हमेशा सरणि क्रम में संयोजित किया जाएगा। यहाँ पर प्रतिरोध है, प्रतिरोध के इसी लाइन के अंदर सरणि क्रम में कौन लगा है एमीटर, और ये एमीटर क्या करता है विद्युत धारा को बताता है कितनी है। मैंने माना इसमें 2 एम्पीयर है तो ये बताएगा 2 एम्पीयर, और जितनी धारा बैटरी से निकलेगी, यहाँ मैंने कितना विद्युत धारा I बता दी, I का मान नहीं बताया, मैंने बोला विद्युत धारा I बह रही है, I विद्युत धारा को I से दर्शाते हैं तो इसके अंदर से I बहेगी तो वापस बैटरी के अंदर भी कितनी आएगी I। तो ये विद्युत धारा पूरी I थी, इसके अंदर भी I, इसके अंदर भी विद्युत धारा I जाएगी, इसके अंदर भी विद्युत धारा सेम रहेगी और वापस बैटरी के अंदर आ गई। तो ये जान लीजिए, परंतु एक बहुत अच्छा पॉइंट है, सरणि क्रम के संयोजन के अंदर ये तो आपको याद हो गया, उसके अंदर प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली विद्युत धारा एक समान रहेगी, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो बोल रहा हूं ध्यान से सुने, प्रत्येक प्रतिरोध जो कि सरणि क्रम में लगा हो उसके प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर अलग अलग होगा। इसका मतलब सरणि क्रम में चाहे कितने भी प्रतिरोध लगे हो उसके सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर एक समान नहीं होगा। विद्युत धारा एक समान हो सकती है, हो सकती नहीं, 100% एक समान होगी, लेकिन विभवांतर क्या होगा असमान, अलग अलग होगा। अगर माना कि पहले प्रतिरोध के अंदर विभवांतर 2 वोल्ट है तो इसके अंदर 2 नहीं होगा, चाहे 1 हो चाहे 3 कितना भी हो सकता है, लेकिन एक समान नहीं होगा। अब देखो इसके सिरों पर ये विद्युत धारा I यहां से ऊपर दर्शा दें, नीचे हम बोल बनाना है, इसके अंदर विद्युत धारा I बह रही थी, इसके सिरों पर एक मैंने वोल्टमीटर लगाया। वोल्टमीटर किसको मापता है विभवांतर को, इसके सिरों पर माना V है, V1 विभवांतर है। देखो ये मैंने समांतर क्रम में क्यों लगाया, याद करो वोल्टमीटर हमेशा परिपथ में लगने वाले अवयवों के समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होने वाले का नाम V1 दिया, ठीक है, और इस बैटरी का V है, लेकिन जितना बैटरी का है इतना R1 के सिरों पर विभवांतर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये सत्यापित किया गया जब समांतर क्रम के अंदर किसी प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर अलग अलग होगा। अब R2 के सिरों पर विभवांतर कितना होगा बताओ जरा, V2 कितना भी हो सकता है हमें नहीं पता, माना कि V2 है, क्योंकि सेम तो नहीं हो सकता, विद्युत धारा सेम थी इसलिए हमने लिख दिया I, R1 के अंदर भी I, R2 के अंदर भी I और R3 के अंदर भी विद्युत धारा I है। चलो देखो ये तो हो गया R2 पर विभवांतर V2। अब अगर मैं बात करूं R3 के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर को मैं V3 कह दूं,
आप बोलोगे अलग क्यों का V3? क्योंकि मुझे नहीं पता कितना है विभवांतर, मैंने माना बैटरी का कुल विभवांतर V है, लेकिन पहले प्रतिरोध R1 के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर V तो नहीं होगा, क्योंकि बैटरी के समान हो नहीं सकता। समांतर क्रम में लगने वाले प्रतिरोधों के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर अलग अलग होगा। देखो, तो इसका मैंने V1 माना, इसका V2 और इसका V3 है। ठीक है, अब आगे देखो, इसका हम सूत्र व्युत्पन्न शुरू करते हैं। देखिए, देखो जरा, ये देख लिया। देखो ये लाइन ये क्यों लिखी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही, परंतु प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर अलग अलग होगा। कब? जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हो। चलो अब इसको हम साफ करते हैं। अभी मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बताने वाला हूं। देखो, ये हमने बताया श्रेणी क्रम। चलो एक बार यहाँ पर स्पष्ट डायग्राम बना लेते हैं। माना ये प्रतिरोध R1 है, ये कोई R2 है, ये कोई R3 प्रतिरोध है। ठीक है, इसको इस प्रकार कोई बैटरी जुड़ी हुई है, देखो, और यहाँ पर कोई कुंजी की लगी है, K से कुंजी, और यहाँ से इसके श्रेणी क्रम में एक बिट लगा है। इसका ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये बता चुके हैं आप लोगों को। अब इसका मान I1 विद्युत धारा सब में सेम। ठीक है, विभवांतर प्रत्येक के सिरों पर उत्पन्न होने वाला अलग अलग, इसका V1, इसका V2 और इसका V3। ये देखो चित्र। तो यहां से अब एक चीज बता सकते हैं, देखो इस बैटरी से विद्युत धारा I जा रही थी, प्रत्येक प्रतिरोध से भी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, लेकिन विभवांतर अलग अलग है नहीं है, अलग अलग है। तो हम इस सूत्र को व्युत्पन्न करते हैं। देखो यहां देखो, आप इस चित्र के नीचे विद्युत धारा I समान है, जो समान है इसका मतलब नहीं है, ये तो याद है, लेकिन विभवांतर जो V है ना बैटरी का, वो किसके बराबर होगा? माना इस विभवांतर का वोल्ट में 10 वोल्ट कह देता, और यहाँ पर मैं कहता 2 वोल्ट खर्च हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो यहाँ कितना बचा, वो इसके ऊपर खर्च हो जाता 5 वोल्ट। इसका मतलब ये है जो बैटरी का विभवांतर है वो इन तीनों के योग के बराबर होगा। ये तो बात फिक्स है, क्योंकि बैटरी मैंने माना 10 वोल्ट की है, तो इससे ज्यादा विभवांतर तो उत्पन्न ही नहीं हो सकता तीनों के ऊपर। इसका मतलब ये है तीनों प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर का योग बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। बोलो कैसे? क्योंकि बैटरी विभवांतर उत्पन्न करेगी, जितना बैटरी विभवांतर उत्पन्न करेगी वही तो विभवांतर उस प्रतिरोध के सिरों पर जाएगा। पहले के ऊपर मैंने माना V1, दूसरे के ऊपर V2, तीसरे के सिरों पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर V3 है, लेकिन कुल बैटरी का विभवांतर V है। तो बताओ V का मान कितना होगा? तो V विभवांतर बैटरी का अगर 10 वोल्ट होता तो 10 वोल्ट कैसे? पहले के ऊपर मैंने माना 2 वोल्ट, तीसरे प्रतिरोध के ऊपर मैंने माना 3 वोल्ट और तीसरे के ऊपर मान लो 5 वोल्ट है, इसका योग कर लिया। तो सेम ऐसे ही विभवांतर बैटरी का जो है V से दर्शाया है, तो वो विभवांतर V किसके बराबर होगा? V1 प्लस V2 प्लस V3। कैसे? देखो इस बैटरी का विभवांतर V है, वो मैंने बोला प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर अलग अलग है, तो लिखो V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये तो आपको पता है, लेकिन विद्युत धारा क्या है? सेम है। V की जगह क्या होता है? ओम के नियम से याद करो, V बराबर IR। मैं यहाँ आपको लिख के बता रहा हूँ, V बराबर IR। ये आया ओम के नियम से, आपको पता है ओम का नियम कहाँ आता है? ये आ गया आपके ओम के नियम से। ये ओम जी ने बताया था वीर, ओम जी वीर के बहुत बड़े, तो ओम जी यहाँ से आ गया V बराबर IR। V की जगह मैं लिख सकता हूँ I गुणा R। I कौन सी है? I तो बैटरी के द्वारा उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा है। और देखो इस चित्र को, V1 का मान कितना लिखूं? V1 के अंदर देखो V बराबर IR, तो V1 बराबर क्या होगा? I1 गुणा R। I1 क्या है? वही I है, क्योंकि विद्युत धारा प्रत्येक के अंदर सेम है, तो विभवांतर के बराबर I गुणा R। यहाँ पर विद्युत धारा R1 के अंदर भी I जा रही है जो बैटरी से निकली है, लेकिन प्रतिरोध R1 है, तो R1 लिख दो। V2 कितना होगा? V2 होगा I गुणा R2, क्योंकि V बराबर IR लगा रहे हैं। I तो विद्युत धारा सब में सेम है, लेकिन प्रतिरोध अलग अलग है। पहला R1 फिर R2 फिर R3। तीसरा देखो I तो सेम है तीसरे में भी, लेकिन प्रतिरोध का मान है R3। ठीक है,
अब इसको हम ऊपर बताते हैं आपको। देखो ये हमने इतना पढ़ लिया, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, ये तो नियम है। मतलब ये बैठ गया V1 पर V, ये किसके बराबर होगा? पहले प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न V1, दूसरे के उत्पन्न V2, तीसरे के सिरों पर उत्पन्न V3 के योग के बराबर होगा। और V की जगह लिख देता हूं I गुणा R। तो V1 की जगह कितना आएगा? I सेम है, लेकिन इस पहले का प्रतिरोध R1, दूसरे के I तो सेम है, लेकिन जो है प्रतिरोध उसका मान R2, तीसरे के अंदर विद्युत धारा तो सेम है, लेकिन प्रतिरोध का मान R3। यहां से देखो I गुणा R, I R बराबर, ये सभी में I आ रही है। देखो इसको I R1 प्लस I R2 प्लस I R3, और आप जानते हो यहाँ से I गुणा R है, यहाँ तो I R रहेगा, लेकिन ये जोड़ है, बीच में प्लस है। I R1 सब के अंदर I आ रहा है, तो यहाँ से मैं विद्युत धारा I को कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन लेना आता है, मतलब इसको बाहर कर दो, सब के अंदर है, इसका मतलब इसको मैंने कोष्टक से बाहर ले लिया। अंदर क्या बचेगा? I को बाहर कर दिया, R1 से I को हटा दिया, I गुणा में बाहर ले लिया, अंदर बचेगा R1 प्लस ये भी I को बाहर ले लिया। कॉमन लेने का मतलब इसके ऊपर नीचे भाग देके बाहर ले लिया I को, ये R2 प्लस यहाँ क्या बचेगा? R3। ठीक है, अब ये भी I सेम है, वो भी I है। गणित के अंदर अगर दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, अर्थात जो चीज बाई साइड है वो भी दाई साइड है, वो आपस में कट सकती है। तो देखो ये I से I कट जाएगा, या क्या बचेगा? R बचेगा। R का मतलब क्या है? ये टोटल कुल प्रतिरोध है। R का मान आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इंपॉर्टेंट है, यही से सवाल आता है। ये R क्या है? R कुल प्रतिरोध है। R1 क्या है? पहला प्रतिरोध है। तो सरणी क्रम के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध देखो किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा। अगर अपन को इसका कुल प्रतिरोध पूछे, इन तीनों का कुल प्रतिरोध कितना आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आ गया सरणी क्रम संयोजन के अंदर प्रतिरोधों का कुल तुल्य प्रतिरोध। R का मान है, ये तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य का मतलब है जब सरणी क्रम में R1 R2 लगे हो, इसको किस प्रकार कुल प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, इसको सीधा सीधा जोड़ दो। अब देखो एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये चित्र हो गया। यहां से देखो एग्जांपल, देखो सिंपल सी बात है, हमने क्या बताया? श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर उत्पन्न होने वाला तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? उस प्रतिरोध के योग के बराबर। योग है जोड़ना है। अगर पहले प्रतिरोध का मान 2 ओम, दूसरे का 2 ओम, तीसरे का 3 ओम है, तो इन तीनों को आपस में जोड़ दो। अर्थात तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। ये कोई परिपथ है, इसके अंदर ये देखो ये प्रतिरोध लगा है, इसके साथ एक और लगा है, इसके साथ एक और। ये एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये कोई बैटरी लगी है, ये कोई एमीटर लगा है। इस प्रतिरोध का मान मैं कहता हूं 2 ओम, इसका 3 ओम, इसका 5 ओम है। बताओ तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ये विद्युत धारा आई जा रही है, यहाँ पे कुंजी के लगा दो। आपसे पूछ रहा है कि तुल्य प्रतिरोध R कितना होगा। तुल्य प्रतिरोध कैसे याद करते हैं? ये देखो सरणी क्रम में दिए, समांतर में। चित्र देखने से पता चल रहा है। या तो सवाल में बोलेगा 3 प्रतिरोध, जिसमें पहला 2 ओम, दूसरा 3 ओम और तीसरा 5 ओम, या फिर उसको चित्र देना पड़ेगा। चित्र से आप समझ सकते हो 3 प्रतिरोध है, एक दूसरे के एक ही लाइन में जुड़े हुए एक साथ, तो ये सरणी क्रम में है। सरणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आप जानते हो, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो बताओ यहाँ से कितना आएगा तुल्य प्रतिरोध? जोड़ करना, ये तो सिंपल। 2 R1 का मान कितना है? 2, R2 का 3, R3 का ध्यान से देखो 5 ओम। तो यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 ओम। ओम क्या होता है? ये तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। ठीक है सर, ये हो गया सरणी क्रम संयोजन। आगे देखो समांतर क्रम संयोजन को समझते हैं। पहले सुनो समांतर क्रम संयोजन क्या होता है, एक बार बता चुके हैं, फिर सुनो। समांतर क्रम प्रतिरोध का मतलब ये है, समांतर क्रम प्रतिरोध के संयोजन मतलब समांतर क्रम में एक से ज्यादा प्रतिरोध जोड़ दिए जाए तो इसका कुल प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे वो देखो।
समांतर क्रम संयोजन अगर है, इसका दूसरा नाम पार्श्व क्रम संयोजन भी कहते हैं। पार्श्व क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर सेम होगा। श्रेणी क्रम में कौन सेम थी? विद्युत धारा। लेकिन समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाली विद्युत धारा तो होगी अलग अलग, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर सेम होगा। तो ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट बन गई। देखो समांतर क्रम में कौन सेम रहेगा? विभवांतर। और धारा क्या होगी? प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर बहने वाली विद्युत धारा अलग अलग होगी। देखो कैसे, परंतु विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होगी। इसको समझते हैं चित्र बना के, इसको डिलीट करते हैं। देखिए अपन कर रहे हैं समांतर क्रम संयोजन का सूत्र व्युत्पन्न। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम का मतलब है एक प्रतिरोध को उसके सामने, चित्र से देखो, मान लीजिए कोई वायर है, इसके अंदर प्रतिरोध R1 है, ठीक है, और ठीक अच्छा एक प्रतिरोध है ऐसा ही, इसका मान R2 है, एक प्रतिरोध है आपका ये R3, इसका मान है R2, इसका R3। अब ये बताओ मुझे आप, ये प्रतिरोध एक दूसरे की लाइन में लगे हैं या अलग अलग एक दूसरे के सामने हैं? ये चित्र देख के आप बता सकते हो। इसका मतलब ये श्रेणी क्रम तो नहीं, एकदम पहचान आसान है। समांतर, समांतर का मतलब आमने सामने। ये प्रतिरोध ऊपर, इसके सामने कौन है? R2, R2 के सामने कौन? R3, या उल्टा कह दो R3 के सामने कौन है? R2, R2 के सामने R1। अर्थात प्रत्येक प्रतिरोध को जब एक दूसरे के आमने सामने लगाया जाएगा तो हमें समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन प्राप्त होगा। और ये इंपॉर्टेंट जो लाइन अभी बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्श्व क्रम के अंदर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर अलग अलग होगा या समान? बताओ। समांतर क्रम है, समांतर क्रम के अंदर विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर हमेशा याद रखना एक समान रहेगा, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर बहने वाली विद्युत धारा I अलग अलग होगी। तो देखो, इस बैटरी का विभवांतर मैंने माना V है, इस बैटरी से विद्युत धारा मैंने माना I है, और यहां से तो विद्युत धारा I जा रही थी, लेकिन अब इस I के पास तीन रास्ते हैं। देखो, ये एक रास्ता, एक ये और एक ये। इसका मतलब I को अब तो किसमें से I जाएगी? I मतलब विद्युत धारा। इस विद्युत धारा के पास तीन रास्ते हैं, अर्थात हम ये भी कह सकते हैं ऐसा संयोजन जिसके अंदर विद्युत धारा के लिए अलग अलग पथ उपलब्ध हो समांतर क्रम संयोजन कहलाएगा। श्रेणी में देखो विद्युत धारा के पास कोई दूसरे रास्ते का ऑप्शन भी नहीं था, केवल एक ही रास्ता था, इसको यहीं से जाना था बेचारी को। लेकिन यहाँ विद्युत धारा के पास तीन रास्ते हैं, कई कंटीले हैं, कई पथरीले हैं, लेकिन कई बहुत अच्छे रास्ते हैं। देखो, कंटीले का मतलब ये है ऐसा रास्ता जिसमें प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा, मतलब उसका दुश्मन है उस रास्ते में। लेकिन अगर प्रतिरोध जिस रास्ते में कम है उसके अंदर से विद्युत धारा को अच्छा जाना लगेगा, अर्थात उसमें दुश्मन सामने छोटा सा होगा, तो विद्युत धारा वहां से जाना चाहिए। लेकिन हमें नहीं पता R1 का मान कितना है, R2 का कितना, R3 हमने मान लिया, R1 है, R2, तो यहाँ से हम धारा को भी मान लेते हैं। पहले परिपथ के अंदर विद्युत धारा जाएगी I1, दूसरे के अंदर जाएगी माना कि I2, और तीसरे के अंदर I3। ठीक है, ये तो हमने ऐसे मान लिया। बैटरी से विद्युत धारा I निकल रही थी और पहले प्रतिरोध के अंदर गई I1, दूसरे के अंदर I2, तीसरे के अंदर I3। अब देखो, इसके अंदर विद्युत धारा अलग अलग है, लेकिन प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर देखो, विभवांतर अलग होगा या सेम? विभवांतर को क्या बताया था? V होगा प्रत्येक के सिरों पर। जो बैटरी के सिरों पर, बैटरी का विभवांतर कितना है? V, तो उतना ही विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर होगा, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न होने वाला विभवांतर एक समान होगा। कितना होगा? जितना बैटरी के ऊपर है। बैटरी में देखो कितना V है, पहले के ऊपर भी V उत्पन्न होगा, दूसरे में भी V होगा, तो बताओ तीसरे में कितना? तीसरे में अलग कहां से आ जाएगा? क्योंकि सब पे सेम रहता है। तीसरे ने क्या बिगाड़ा है? तो तीसरे में भी V, और इसके अंदर बहने वाली विद्युत धारा I3 है। अब मेरे को एक बात बताओ, समांतर क्रम के अंदर जो चीज एक समान है उसका तो कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि एक समान है विभवांतर तो, लेकिन धारा क्या है? अलग अलग। तो देखो, इसका यहाँ से सूत्र भी यूज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ से बोर्ड के अंदर सवाल 101% आता है, या तो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न करो, या फिर ऐसे दे देगा
पार्श्व क्रम या फिर समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। व्युत्पन्न करने के लिए आपको आना चाहिए, नहीं तो आप नहीं कर सकते। तो देखो सूत्र व्युत्पन्न किस प्रकार करेंगे। विद्युत धारा मैंने माना I निकल रही बैटरी से और विद्युत धारा अलग अलग है। यहाँ से I निकल रही थी तो ये I तीनों का योग होगी। पहले के अंदर I1 जा रही है, दूसरे के अंदर I2 जा रही है, तीसरे में I3 जा रही है। क्यों योग हुआ? क्योंकि बैटरी से माना कि 10 एम्पीयर की धारा निकल रही है, तो उस बैटरी के अंदर वापस भी 10 एम्पीयर की आनी पड़ेगी। इसका मतलब 10 एम्पीयर से ज्यादा तो नहीं हो सकती। 10 एम्पीयर के पास वो अलग बात है, 3 रास्ते हैं। 10 एम्पीयर में से 3 एम्पीयर मान लीजिए कोई दूसरे प्रतिरोध से चली गई, 2 एम्पीयर और किसी से चली गई और 5 एम्पीयर किसी तीसरे रास्ते से चली गई। इसका मतलब 10 एम्पीयर से ज्यादा तो उत्पन्न ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये बैटरी से जो धारा निकलेगी उतनी तो इस प्रतिरोध में जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जा सकती। देखो I1 विद्युत धारा, यहाँ भी ओम का नियम लगेगा, फिर भी ओम का नियम पता होना चाहिए। ओम का नियम क्या होता है, यहाँ देखो V बराबर I गुना R, ये ओम का नियम है। यहाँ से मेरे को I का मान चाहिए, बताओ कैसे। इस सूत्र से बता सकते हो I बराबर V बटे R। इस सूत्र को कुछ नहीं किया, पक्षांतरण किया, सिंपल। I को एक साइड कर दिया और R को नीचे भाग लगा दिया। ये तो याद कर लोगे। तो विद्युत धारा I की जगह मैं लिख सकता हूँ क्या, V बटे R। और I1 की जगह I1 है तो इसमें क्या हो जाएगा, बोलो। विभवांतर सेम है V, क्योंकि R1 के सिरों पर उत्पन्न क्या है, विभवांतर V है, लेकिन प्रतिरोध I1 है तो प्रतिरोध R1 है। I2 के अंदर बहने वाला विद्युत धारा, लेकिन विद्युत धारा की जगह मेरे को ये सूत्र रखना है V बटे R। तो V तो V रहेगा, क्योंकि जितना बैटरी का है उतना ही प्रतिरोध का होता है। ये कांसेप्ट है, ये मतलब नियम है। समांतर क्रम संयोजन के अंदर जितना विभवांतर बैटरी के सिरों पर है उतना विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर होगा। देखो बैटरी का V है, R3 का भी V है, R2 का भी V है और R1 के सिरों पर भी कितना है, V। इसका मतलब विभवांतर रख दो V बटे R2 और I3 हो जाएगा V3 बटे R3। ये बन गया एक समीकरण। अब देखो यहाँ से V बटे R, यहाँ से देखो V कॉमन आ रहा है, ऊपर सब के अंदर V है, ये V3 क्या है, V है। V3 नहीं लिखना है, V3 का मान कितना है, V। तो V कॉमन आ जाएगा, ऊपर से V मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। बोलो कोई समस्या? यहाँ से कुछ भी नहीं किया, मैंने V को कॉमन ले लिया, क्योंकि प्रत्येक के अंदर V था, बीच में प्लस का चिन्ह था, तो V को बाहर ले लिया तो पीछे क्या बचेगा, 1 लिख दिया, 1 बटा R1। अब यहाँ से देखो इस साइड भी V है, इस साइड भी V है, लेकिन गणित के अंदर एक समान राशियां कट जाएगी, तो देखो V और V आपस में कट जाएगा। तो ये सूत्र किस प्रकार बनेगा, देखो 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटे R3। यही तो सूत्र व्युत्पन्न करना था। कुल प्रतिरोध ये देखो, ये समांतर क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आ गया। ये क्या है, 1 बटा R है, वो तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य मतलब समांतर क्रम संयोजन के अंदर अगर 3 प्रतिरोध लगे हो तो उसका कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ठीक है, आगे देखो, ये तुल्य प्रतिरोध बता दिया। इसको ये एग्जाम्पल करते हैं। समांतर क्रम संयोजन के अंदर तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया 1 बटा R1। अब इन दोनों की तुलना करते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। तुल्य प्रतिरोध के अंदर सारे प्रतिरोध जुड़ रहे हैं, सीधे जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे, बोलो। सीधे जुड़ रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ जो तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में मिल रहा है ना हमारे को, श्रेणी क्रम के अंदर जो हमें मिल रहा है, देखो उसके अंदर क्या होगा, श्रेणी क्रम के अंदर जो प्रतिरोध हमें मिल रहा है उसका मान क्या होगा, देखो ये सीधा योग हो रहा है। योग हो रहा है, इसका मतलब श्रेणी क्रम में हमें जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो प्रत्येक प्रतिरोध का योग होगा, अर्थात जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो किसी एक प्रतिरोध से ज्यादा होगा, क्योंकि इसके अंदर दूसरा जुड़ रहा है। जैसे देखो ये R1 है, R1 का मान 2 ओम है, R2 का मान 3 ओम, R3 का मान ले लो आप 7 ओम, और यहाँ से मेरे को तुल्य प्रतिरोध R कितना मिलेगा, इसको जोड़ दो
2 + 3 5 और 7 12। इसका मतलब ये हुआ जो योग हमें मिला है ना 12, वो किसी एक प्रतिरोध से, देखो किस तीनों में से किसी एक का देख लो, 7 से भी ज्यादा, 3 से भी ज्यादा है और 2 से भी ज्यादा है। ये तो कब है? श्रेणी क्रम में। तो हम लिख सकते हैं यहां पर एक लाइन, श्रेणी क्रम संयोजन में उत्पन्न होने वाला, या फिर ऐसे कह दो श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध किसी एक प्रतिरोध से ज्यादा होगा, बस अधिक होता है। कैसे? ये देख लिया, क्योंकि इसके अंदर जोड़ोगे तो पक्का एक से तो ज्यादा ही मिलेगा, मतलब पहले प्रतिरोध से ज्यादा मिलेगा, उसके अंदर दूसरा जुड़ रहा है। इसका अर्थ ये है श्रेणी क्रम के अंदर हम जब तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो तुल्य प्रतिरोध का मान किसी एक प्रतिरोध से जो अपन तो जोड़ रहे हैं उनमें से किसी एक प्रतिरोध से ज्यादा आएगा। लेकिन समांतर क्रम में देखो, समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला है? समांतर के अंदर फॉर्मूला सिंपल है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इसमें अगर हम ज्ञात करेंगे तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा ना वो इस r1 से भी छोटा आएगा। कैसे? सिंपल सी बात है, 1 के रूप में है, 1 है, इसका मतलब ये एक के अंदर भाग लगेगा, मतलब तुल्य प्रतिरोध जो आएगा वो किसी एक प्रतिरोध से भी छोटा आएगा। कैसे? देखो, अगर मैं बात करूं समांतर क्रम की, समांतर क्रम के अंदर क्या होता है, जैसे मान लिया r1 का मान 2, r2 का मान 3, r3 का मान ले ले 4। तो कैसे याद करेंगे? 1/r बराबर क्या होता है? 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये हम बात कर रहे हैं समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध की, और हम ये बताना चाहते हैं समांतर क्रम संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो किसी एक प्रतिरोध से भी ज्यादा आएगा, कम आएगा। ज्यादा तो श्रेणी क्रम में आ रहा था, यहाँ पर कम आएगा। 1/r को हमें ज्ञात करना है, r1 कितना है? 2, तो 1/2, r2 कितना? 3, 1/3, r3 1/4। और ये सिंपल भिन्नों की जोड़ है, इसको हल करना पड़ेगा आपको। इसका लसब कितना आएगा? देखो 12 आएगा, देख लो। तो यहाँ पर आप देखोगे तो आपको लसब लेना तो सबको आता होगा, 2, 3 और 4 का लसब ले लो, ये लसब लिया मैंने, ठीक है ना? ऐसे लेते हैं ना, 4 की 12, लसब कितना आएगा? तो इस प्रकार लसब ले लिया, 12 आ गया। 12 के अंदर 2 का ये मतलब हल कर दिया, सिंपल भिन्नों की जोड़ है, तो ऊपर आएगा 6। 12 के अंदर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया? 6 बार। 6 को 1 से गुणा किया तो 6 गुणा 1 प्लस 3 का भाग 12 के अंदर 4 बार गया, 4 गुणा 1, तो इसको लिख दो प्लस 4 का भाग 3 बार, 3 गुणा 1 ऊपर बढ़ा तो 3 गुणा 1। अब इसको हल करो, देखो तो समांतर के अंदर आपको गणना तो करनी पड़ेगी। देखो सिंपल है, लेकिन थोड़ा बहुत गणना के अंदर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा लसब वगैरह का। 6 प्लस 4 प्लस 3/12, देखो 6 4 10 और 3 13/12। ये मान आया 1/r का। अगर मुझे r का मान पूछे तो क्या करना पड़ेगा? 1/r का मान ये है तो r क्या ज्ञात करने के लिए वजन गुणा कर दो, 13r बराबर आ जाएगा आपके पास कितना? भाई इसको वजन गुणा किया 13 और r को, 13r बराबर आएगा 12। इसका मतलब r का मान आया, यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं, ऊपर करते हैं, इधर देखो 1/r का मान आया था आपके पास 13/12, लेकिन हमें r का मान चाहिए। r का मान आ जाएगा r गुणा 13, वजन गुणा किया जस्ट कुछ भी नहीं किया, 12 गुणा 1। यहाँ से अगर हम r का मान ज्ञात करेंगे तो आएगा 12/13। अब ये मान तो देखो 1 से भी छोटा आएगा, क्योंकि नीचे वाली संख्या बड़ी है, बड़ी संख्या का भाग लगाओ तो संख्या 1 से छोटी आएगी, कुछ भी आओ लेकिन 1 से छोटी पॉइंटों के अंदर आएगी। मुझे नहीं पता कितनी आ रही, चलो ठीक है, नहीं पता है फिर भी हम कह सकते हैं 1 से छोटी। लेकिन हमारा प्रतिरोध देखो, r1 का मान हमने बोला था कितना? 2, r2 का कितना बोला था? 3, और r3 का बोला था 6 था, कितना? 4 ओम था। देखो ये तो 2 है, इसका मतलब कम से कम प्रतिरोध है, इससे भी कम आया। समांतर क्रम के अंदर तुल्य प्रतिरोध इस 2 से भी कम आया, जो कि इन तीनों में सबसे कम था। तो हम यही बताना चाह रहे थे कि समांतर क्रम संयोजन के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध हम ज्ञात करेंगे वो किसी एक प्रतिरोध जो होगा उससे भी कम मान आएगा, लेकिन श्रेणी क्रम के अंदर जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या आएगा? जो
प्रतिरोध है ना किसी एक प्रतिरोध से ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके अंदर सीधी सी जोड़ कर रहे थे, लेकिन इसके अंदर सूत्र के अंदर आ रहा था 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r